हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये आपको बताया था कि अगर आपका कनाडा का वर्क परमिट रिजेक्ट हो जाता है या रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसके बाद क्या है कि आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिलने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी। और उसमें मैंने सारे पॉइंट डिस्कस किए थे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ उसमें मैं आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। जैसे मैं पहले भी बनाता रहा हूँ, 10 क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ वीडियोस में। तो इसमें आज नए 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो मेरे से लोग पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं और कमेंट्स में भी पूछते हैं। अगर आप भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। या आप मेरे को फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं। मेरे को मेरे मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसके ऊपर आप मेरे को फ़ोन करके क्वेश्चन का आंसर आप ले सकते हैं और कोई भी डाउट है अपना क्लियर कर सकते हैं। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि जिस प्रकार कनाडा में कनाडा टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे क्या और कोई देश भी है जिसमें हम जो टूरिस्ट वीज़ा उसको इजीली वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, ऐसे है कि जो कनाडा है और जो यूएसए है, इसमें क्या है कि 10 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है। तो उसके कारण क्या है कि जो इस वीज़ा को इजीली हम वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जगह पे क्या होता है कि आपको एक जो वीज़ा है वो कम ड्यूरेशन का मिलता है और सिंगल एंट्री होता है मोस्टली, वो मल्टीपल एंट्री नहीं होता। तो थोड़े दिन का ही वीज़ा मिलता, तो उसमें उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाने में बड़ी मुश्किल आती है और बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए वो कम ही कंट्रीज़ में आपको ये चांस मिलता है। तो जो कनाडा है, यूएसए है, इसमें आपको इस चीज़ का चांस मिलता है और आप इजीली इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसमें ये जो लोग पूछते हैं कि जो बैंक स्टेटमेंट है हम वो बढ़िया कैसे बना सकते हैं। देखो, बैंक स्टेटमेंट कहने को बैंक स्टेटमेंट है, बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी बैंकिंग हिस्ट्री है। आपकी जो बैंकिंग है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी हिस्ट्री बताता है, आपकी बैंक की हिस्ट्री बताता है, आपके बैंक में कितनी लेन देन किया आपने और कितनी आपने इसमें से इसको यूज़ किया है बैंक को। तो बैंक स्टेटमेंट एक बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वो आपकी बैंकिंग की हिस्ट्री है कि आपने कितनी बारी उसमें पैसे जमा कराए, कितनी बारी उसमें से निकाले हैं और कितने बैलेंस है उसमें। तो इसको इसी हिसाब से लेके चलिए आप। तो अगर आप इसी हिसाब से आप समझेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा और आपको आप उसके उसकी तरफ आप काम करेंगे कि मैंने अपनी मतलब बैंक स्टेटमेंट कैसे बढ़िया बनानी है। तो ये एक बैंकिंग हिस्ट्री है, आपका बैंकिंग का इतिहास है कि आपने बैंक के थ्रू कितना लेन देन किया है। तो अगर इसी हिसाब से आप चलेंगे तो आप इजीली अपनी बैंक स्टेटमेंट बना लेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट बनाना बहुत ईजी है। सबसे पहले ये है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। तो उसके बाद उसको एकदम नहीं निकालने, हमें धीरे धीरे निकालने हैं। या पैसे अगर आपने जो भी ट्रांजैक्शन करनी है बैंक के थ्रू कीजिए, ताकि आपकी एक हिस्ट्री बन जाए, बैंकिंग हिस्ट्री एक एक स्टोरी बन जाती है कि आज मैंने इतने पैसे निकाले, इतने इसमें जमा कराए। तो अगर आपने किसी से पेमेंट लेनी है तो आप बैंक के थ्रू लीजिए। आजकल तो बहुत इजी हो गया, आप मोबाइल के थ्रू भी अपनी बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। आप किसी को पे करना है तो आप गूगल पे से पे कर दीजिए, पेटीएम से पे कर दीजिए, फ़ोन पे से पे कर दीजिए। इवन आप देखो, आप पेट्रोल डलवाता है, हर कोई पेट्रोल डलवाता है और ग्रॉसरी खरीदता है, दूध खरीदता है, ब्रेड खरीदता है। तो आप उसकी भी पेमेंट, जो छोटी छोटी पेमेंट है, आप शर्माइए नहीं। क्या होता है कि लोग शर्माते हैं कि क्या मैं 100 रुपये की पेमेंट गूगल पे से करूँगा या पेटीएम से करूँगा या क्रेडिट कार्ड से करूँगा या एटीएम कार्ड से करूँगा। तो आपने शर्माना नहीं है, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है। तो आप इवन अगर आपकी 50 रुपये की भी पेमेंट अगर हो सकती है तो गूगल पे से कर दीजिए, पेटीएम से कर दीजिए या फ़ोन पे से कर दीजिए या क्रेडिट कार्ड से कर दीजिए, डेबिट कार्ड से कर दीजिए। उससे क्या है कि अपनी आपकी जो है बैंकिंग हिस्ट्री बन जाएगी, एक बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। तो इसलिए शर्माइए मत, आप उसको यूज़ करिए और उससे अपनी बैंक स्टेटमेंट को बनाइए। उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन अपने बैंक के थ्रू कीजिए। तो इसके बाद हम आते हैं, और आईटीआर के बारे में ये है कि आप अपनी आईटीआर ज़रूर सबमिट कीजिए। और जैसे कि आपको पता है कि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अगर आपने लगवाना तो कम से कम 2 आईटीआर आपको अटैच करनी ज़रूरी है अपनी फ़ाइल में। तो आप अपनी आईटीआर ज़रूर फाइल कीजिए, चाहे आप नील टैक्स की कीजिए
आजकल जैसे गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो आप 5 लाख के आसपास की अपनी ITR जरूर सबमिट कीजिए। तो इसके बाद चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर मैं ITR सबमिट करता हूँ तो टैक्स देना क्या ज़रूरी है। देखिए, टैक्स देना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे आपकी क्या है, प्रोफाइल स्ट्रांग बनती है, आपकी जो फाइनेंशियल जो आपके है वो स्ट्रांग बनते हैं, उससे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें जो लोग पूछते हैं कि अगर मैंने बाहर से स्पॉन्सरशिप मंगानी है, मैंने जिससे स्पॉन्सरशिप मंगानी है, अगर उसने पहले किसी को स्पॉन्सर किया तो वो क्या मुझे भी कर सकता है। देखिए, कोई लिमिट नहीं है। जो बाहर जो PR है, जिसके पास या जिसके पास वहाँ की सिटीजनशिप है, वो किसी को भी कितनी बारी भी स्पॉन्सर कर सकता है। अगर उसने इस साल आपको स्पॉन्सर किया तो दोबारा भी कर सकता है। और वो कितने भी लोगों को कर सकता है, उसकी इनकम पे डिपेंड करता है, उसकी भी फाइनेंशियल प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी इनकम है, उसके बाद कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने लोगों को स्पॉन्सर कर सकता है। कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी बारी भी कर सकता है। 4 बंदों को भी कर सकता है, 5 को भी कर सकता है। उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बाद हम चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। तो पाँचवें क्वेश्चन में जो लोग हैं मेरे से पूछते हैं कि बेसिकली जो भी लोग, मतलब 90% लोग जो भी टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा जो कहते हैं, जिसको 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं, और इसको TRV भी कहते हैं। तो इसको इसमें जो भी लोग अगर लगवाते हैं, ज़्यादातर 90% लोग वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं एक्चुअली। वो सब लोग पर वर्क उसको बाद में वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, फिर उसके बाद PR लेना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हर बंदा ये मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि अगर मैं वहाँ चला जाता हूँ तो इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लेता हूँ, क्या मैं इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकता हूँ जो चार्जेज है वर्क परमिट में कन्वर्ट करने के। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके और जो कंसल्टेंट या जो लॉयर है वहाँ का, जो वकील कहते हैं इसको हिंदी में, लॉयर कहते हैं इंग्लिश में, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके और उसके रिलेशन के ऊपर, आपके और आपके एम्प्लॉयर के रिलेशन के ऊपर। अगर वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, अगर उनके साथ आपका कोई एग्रीमेंट हो जाता है कि मैं धीरे धीरे आपके पैसे दूंगा, तो वो इंस्टॉलमेंट में भी आप दे सकते हैं। ऐसा कोई, कुछ लोग कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट में नहीं दे सकते, ऐसी बात नहीं है। ये आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, आपका जो लॉयर है वहाँ पे उसके साथ क्या एग्रीमेंट होता है, क्या आपका रिलेशनशिप है, कैसे आप उसको मैनेज करते हैं। तो आप इंस्टॉलमेंट में भी वर्क परमिट के जो चार्जेज है वो दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे होता भी है और लोग करते भी हैं। और इसके बाद हम चलते हैं कि अगर आप, अब देखो, पहले तो मैंने बैंक स्टेटमेंट, जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि आप जो बैंक स्टेटमेंट बढ़िया कैसे बनाते हैं। अब आता है क्वेश्चन जो सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें क्या होता है कि कई लोग बिजनेस करते हैं, कईयों की शॉप होती है, तो वो भी पूछते हैं कि हम अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाएं। देखिए, उनके लिए भी वही चीज़ लागू होती है जो हमारे लिए लागू होती है और लोगों के लिए लागू होती है, कि जो वो जब भी कोई उसके पास जैसे कस्टमर आता है, कोई भी है, उससे जो पेमेंट है वो गूगल पे से एक्सेप्ट करे, पेटीएम से एक्सेप्ट करे, और फ़ोन पे से आजकल तो बहुत ईजी है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। आप उससे अपना बैंक अकाउंट अटैच करके सारी जो पेमेंट है उसमें ले सकते हैं। छोटी छोटी पेमेंट भी आप उसके थ्रू ले सकते हैं, तो उससे आपका जो है एक बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि बैंकिंग हिस्ट्री है, तो आपकी एक हिस्ट्री बन जाएगी बैंकिंग की। तो उससे क्या है कि आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप जो भी फंड्स है आपके बैंक में आएंगे उसमें सेविंग्स होगी, और आपका बैंक बैंक बैलेंस बन जाएगा, और उसके उसके बेस पे आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी, आप इजी इससे ऐसे आप अपनी जो भी पेमेंट आप बैंक के थ्रू लीजिए, चाहे छोटी पेमेंट है चाहे बड़ी पेमेंट है। इस गूगल पे आजकल तो बहुत इजी हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, इससे आप ले सकते हैं। तो उससे आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बन जाएगी और बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी बन जाएगी। और जो ITR है आप ज़रूर फाइल कीजिए। जैसे आप, जैसे इंडिविजुअल के लिए ऐसे ही बिजनेस जो करते हैं उनके लिए भी है कि वो भी ITR फाइल करें। जैसे 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो आप नील ITR भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप, आपकी इनकम ज़्यादा, तो अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपकी प्रोफाइल और स्ट्रांग दिखाई देगी, और उससे आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा जब आप वीज़ा के लिए फाइल करेंगे। अब हम आते हैं एट्थ क्वेश्चन में। एट्थ क्वेश्चन में क्या, जो आजकल क्या है कि जो रिज़ल्ट है वो बहुत स्लो आ रहा है। जिन्होंने भी पीछे पीछे मतलब फाइलें लगाई हैं,
पिछले महीने में, उससे पिछले पहले भी लगाई हैं, तो उनका रिजल्ट बहुत स्लो आ रहा है। तो बार बार मेरे से यही पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे है कि देखिए, कोई एम्बेसी ने कोई टाइम लाइन नहीं बनाई हुई, ना ही कोई टाइम फ्रेम है, ना ही उन्होंने कोई प्रॉमिस किया कि हम इतने महीने में सारी जो बैकलॉग है वो क्लियर कर देंगे। तो आप सिर्फ वेट कर सकते हैं, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। तो मैं सभी लोगों को यही निवेदन करूँगा कि आप जल्दबाजी मत कीजिए, सिर्फ वेट कीजिए अपना रिप्लाई आने तक, ताकि आपको रिप्लाई मिले, और उसके बाद जो स्टेप लेना वही लीजिए, तभी लीजिए, पहले मत कुछ कीजिए। लोग कहते हैं कि मैं विड्रॉ कर लूँ फाइल, तो विड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वेट कीजिए। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन में। तो 9th क्वेश्चन में क्या है कि वो भी इसी से रिलेटेड है कि लोग पूछते हैं कि क्या मैं एम्बेसी को ईमेल भेजूँ या वेब फॉर्म रेज करूँ, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँ कि मेरा वीज़ा जल्दी लगा दीजिए। देखिए, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, बैकलॉग है, तो हर बंदा यही ईमेल भेज रहा है, यही वेब फॉर्म भेज रहा, तो इसका कोई मायना नहीं रखता आजकल, क्योंकि बैकलॉग ज़्यादा होने की वजह से एम्बेसी कुछ कर नहीं पाएगी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपकी फ़ाइल वो पहले देख लेगी। ऑलरेडी आपसे पहले कई लोगों की फ़ाइलें लाइन में लगी हुई है, तो वो लाइन वाइज ही देखेंगे। तो इसलिए वेब फॉर्म अननेसेसरी रेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ख़ास कारण है, कोई ख़ास चीज़ आपने उनको अपडेट करनी है, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन देनी है, तभी आप उनको वेब फॉर्म रेज कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। तो इसमें और ये पूछते हैं कि जो बैकलॉग है वो कितना है। देखिए, मतलब जो कनाडा का इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उसने जो अभी पीछे अलग अलग इंटरव्यूज़ दिए हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स को, तो उन्होंने बताया कि 1.8 मिलियन फाइल्स का बैकलॉग है। वो करीब होता है 18 लाख फाइलों का बैकलॉग जो चल रहा है। तो उसमें क्या है कि आप सोच सकते हैं कि 18 लाख फाइलें बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए उन्होंने एडिशनल स्टाफ भी लगाया और इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया, और ओवर टाइम भी वो कर रहे हैं। तो उससे वो तेज़ी से ये सारा बैकलॉग निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर टाइम तो लगता ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइलें हैं, उनके ऊपर डिसीजन देना इतना ईजी नहीं होता। तो आप इस चीज़ के ऊपर मत घबराइए कि आंसर ज़रूर देंगे एम्बेसी वाले, ये तो पक्का है, बट टाइम कितना लगेगा इसका कोई पक्का नहीं है। तो ये थे मेरे आज के 10 क्वेश्चन, जिसके ऊपर मैंने आंसर दिए हैं आपको। जो मेरे से लोग पूछते हैं, जो मेरे को मतलब बार बार पूछते हैं ये क्वेश्चन, ये नहीं है कि एक बार ही पूछे, काफ़ी लोग ये क्वेश्चन मुझे फ़ोन करके भी पूछते हैं और मेरे को कमेंट्स में भी पूछते हैं। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, और जो आपके जो डाउट्स हैं और जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हुई होगी। और इसके अलावा अगर आपको कुछ नई बातों का भी पता लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया, तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ। हो सकता है कि उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं, पहली बार ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद बेल आइकॉन आता है, उसको आप दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, टाइम टू टाइम मिल सके। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप वो मेरे जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ मोबाइल नंबर, वहाँ पे आप उस पर आप फ़ोन करके मेरे से अपने आंसर्स ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप कोई क्वेश्चन मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी, तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ
₹450 है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।